नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश खबर की तह तक लेकर आपके दरमियान। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है उन तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हैं, और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे तमाम ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, और सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तराखंड का। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको उत्तरकाशी से। सलक्यारा टनल में मजदूरों को बचाने की मुहिम लगातार जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक्सपर्ट एजेंसीज रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस दौरान घटनास्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि 8 दिन गुजर चुके हैं, आज 9वां दिन है, जबकि रेस्क्यू में कामयाबी नहीं मिल रही है। इस पर विपक्ष ने भी अब सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लापरवाही के आरोप लगाए। टनल बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा हो, यह कहना है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ये बड़ा अपडेट उत्तरकाशी से आपको दे रहे हैं। आज 9वां दिन है जबकि टनल में मजदूर फंसे हुए हैं। टनल का एक हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद तकरीबन 40 मजदूर वहां फंस गए। हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी चंडीगढ़ से बने हुए हैं। जितेंद्र, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे इस कार्यक्रम में बने हुए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राव शफात अली देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए। राव शफात, आपका भी स्वागत है। राव शफात, सबसे पहले हम खबर बता चुके हैं अपने दर्शकों को उत्तरकाशी के हवाले से। आज 9वां दिन है और ये अरसा काफी लंबा होता है जिंदगियों के बचे रहने के लिए। जद्दोजहद लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। पहले तो यही अपडेट आपके जरिए अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि ये रेस्क्यू मुहिम कहां तक पहुंची है। क्या अंदर फंसे श्रमिकों और लोगों की खैरियत की कोई खबर है हमारे पास? वापस कोशिश करेंगे राब्ता करने की हमारे ब्यूरो हेड राव शफात के साथ। राव शफात हमारे साथ बने हुए हैं। बता दें आपको कि टनल से मजदूरों को, श्रमिकों को बचाए जाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है, लेकिन अभी तक अंदर फंसी जिंदगियों को नहीं बचाया जा सका है। राव शफात हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे ब्यूरो हेड एक बार फिर। जी राव शफात, अपनी बात मुकम्मल करें। क्या अंदर फंसे लोगों की खैरियत की कोई खबर है हमारे पास? किस तरह चलाया जा रहा है अब रेस्क्यू ऑपरेशन? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है मुमताज, और दावा ये भी किया जा रहा है स्थानीय प्रशासन की ओर से कि जितने भी श्रमिक अंदर फंसे हैं वो अभी ठीक है। हालांकि 5 टीमें अलग अलग बनाई गई हैं रेस्क्यू के लिए, अलग अलग एंगल से रेस्क्यू चल रहा है। लेकिन एक मशीन थी, आगर मशीन उसको कहा जाता है, हैवी इक्विपमेंट मशीन है, और उसके जरिए पाइप जाना था करीब 900 mm का, जिसका व्यास होता है। लेकिन ये पाइप अभी तक नहीं पहुंच पाया है जहां श्रमिक फंसे हैं। करीब 40 से 50 मीटर का ये दायरा है और 10 से 15 मीटर ये पाइप जा पाया था, और उसके बाद ये मशीन खराब हो गई थी। इस मशीन को दोबारा से स्टार्ट किया गया, लेकिन उम्मीद है कि रेस्क्यू अब तेजी के साथ होगा। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो रेस्क्यू है ये केंद्र सरकार के नेतृत्व में चल रहा है। पीएमओ ने इसकी कमान संभाली है, और आज की अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से फोन किया और तमाम रेस्क्यू से जुड़ी हुई जानकारी ली। और केंद्र सरकार की क्योंकि एजेंसियां यहाँ है, रेस्क्यू एजेंसियां यहाँ लगी हुई है, तो दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो टनल के ऊपर का हिस्सा है, पहाड़ का हिस्सा है, वहां तक सड़क बना करके ऊपर से भी एक ड्रिल किया जाएगा, पाइप वहां से ले जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन धीरे धीरे ये वक्त बीत रहा है और बहुत बड़ी कामयाबी रेस्क्यू में अभी नहीं मिली है। हालांकि हेल्थ की टीम हो या फिर दूसरी टीम हो, स्थानीय प्रशासन हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, ये तमाम जितनी भी रेस्क्यू टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। हेल्थ का इशू अब सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा ठंड है और मजदूरों के पास, हालांकि देखिए, पौष्टिक आहार जरूर भेजा जा रहा है, पानी की सप्लाई की जा रही है, पानी भी उनके पास पहुंच रहा है, ऑक्सीजन भी पहुंच रही है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम को जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंची है। हालांकि देखिए, इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, उन्होंने सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि इस टनल में बहुत लापरवाही हुई है। जो निर्माणाधीन एजेंसी है एनएचआई, तो उसने लापरवाही की है, क्योंकि जब टनल बनती है तो उसके अंदर एक स्केप चैनल बनाया जाता है या फिर एडिट चैनल बनाया जाता है। अगर कि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो जो श्रमिक अंदर होते हैं, कर्मचारी अंदर होते हैं, उनको बचाया जा सके।
लेकिन इसमें जो प्रावधान था उस प्रावधान के अनुसार इस टनल को जब बनाया जा रहा था तो ना तो स्कैप चैनल बनाया गया, ना ही एडिट चैनल बनाया गया, और ये लापरवाही सबसे बड़ी सामने आई। और अगर इसकी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई थी और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एडिट चैनल या फिर स्कैप चैनल नहीं बनाया गया था तो ये विभाग की लापरवाही नजर आती है। तो सीधे तौर पर यशपाल आर्य ने कहा है कि इस पूरे मामले पर निर्माणाधीन एजेंसी जो है उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साथ ही क्योंकि 8 से 9 दिन का वक्त देखिए बीत चुका है और ये आरोप लगा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कर्मियों को नहीं बचाया जा सका। हालांकि देखिए राज्य सरकार भरपूर कोशिश में है, केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है, प्रधानमंत्री खुद जानकारी ले रहे हैं। तमाम जितनी भी बड़ी एजेंसियां हैं रेस्क्यू की इस वक्त उत्तराखंड के उस घटना स्थल पर मौजूद है, जो मशीनें हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा वक्त लग सकता है। उम्मीदें हैं, अभी उम्मीदें नहीं तोड़ी हैं किसी ने, प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भले ही हो रहा हो, लेकिन जो रेस्क्यू एजेंसी है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो चाहती है कि हर सूरत हाल में कार्मिकों को बचाया जाए। मुमताज। राव शफात, रेस्क्यू ऑपरेशन में किस तरह की लापरवाही के आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से? क्या कमी नजर आ रही है विपक्ष को रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है और जिस तरह से दावा किया जा रहा था जब शुरुआत में घटना हुई थी तो उस वक्त दावा किया गया था 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि आगर मशीन एक बहुत हैवी इक्विपमेंट मशीन होती है, वो उस स्थान पर मौजूद नहीं थी, उसको देहरादून से मूव कराया गया, वो मशीन वहां पर पहुंची और उस मशीन ने अपना काम करना शुरू किया। लेकिन बीच में उस मशीन में कुछ गड़बड़ हुई, उसके पार्ट्स में कुछ गड़बड़ हुई तो काम बाधित हो गया। उसके बाद उस मशीन ने काम करना शुरू किया, लेकिन बहुत ज्यादा मलबा है, बहुत बड़े बोल्डर है, पत्थर है, पाइप को अंदर ले जाना, जो स्टील का पाइप है जिससे रेस्क्यू टीम चाहती है कि जो 2.5 फीट का जिसका व्यास है, अगर ये पाइप अंदर तक जाता है जहां मजदूर फंसे हुए हैं तो एक एक करके या दो करके रेस्क्यू किया जा सकता है, लेकिन ये पाइप ले जाना बहुत मुश्किल हो रहा है देखिए। और मशीन अपना काम कर रही है। अब दूसरे जो रास्ते हैं वो भी तलाशे गए हैं, निरीक्षण किया गया। अब ऊपर का हिस्सा है जो टनल का, क्योंकि करीब 5 किलोमीटर लंबी देखिए ये टनल है और 270 मीटर के दायरे में ये हादसा हुआ है। अब जो ऊपर का हिस्सा है वहां से ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन लापरवाही का आरोप यह है कि 5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही थी और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे। जैसा भी मैंने बताया कि एडिट और स्कैप चैनल बनाया जाना चाहिए, अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई घटना हो जाती है तो उसके जरिए बचाया जाता है, रेस्क्यू हो जाते हैं। लेकिन वहां पर ना तो स्कैप चैनल था, ना ही वहां पर एडिट चैनल बनाया गया था और ना ही वहां पर जो जरूरी मशीनें होती हैं जिस वक्त ये निर्माण होते हैं उसके मद्देनजर कोई दुर्घटना ना हो तो कुछ मशीनें भी आवश्यक होती है, वो उस मौके पर नहीं थी। ये आरोप विपक्ष ने लगाए। जी राव शफात, दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम कि अंदर जो जिंदगियां फंसी हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाए, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आए और उन लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए राव शफात। इस बीच हम हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे। शिमला में वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के मामले में अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 टूक बात की इस मामले पर। प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि अभी हाईकोर्ट ने एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर लगाया है, 21 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वाइल्ड फ्लावर में जो अतिथि रह रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश की संपदा में हिमाचल का जो हक है उसे लेकर रहेंगे। अभी 22 साल से 1 रुपए भी लीज के नहीं मिले। सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। देश के पास सिर्फ पर्यटन है और हाइड्रो है, और हाइड्रो में जो हमारे प्रदेश देश की संपदा को किसी की भी प्रकार का नुकसान न हो, ये सरकार का पहला दायित्व बनता है। हमारी सरकार ने पिछले 22 साल से ये केस लड़ रहे हैं हम, और हमने अच्छे वकील करके अच्छे तथ्यों को रखकर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। और कल सुबह हमने 8:30 बजे उसका टेक ओवर भी कर लिया, पोजीशन भी ले लिया। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि आप उसको जो हमारे एग्जीक्यूशन ऑर्डर थे उसको स्टे कर दिया और उसकी तारीख 21 तारीख को लगी है। मेरा ये मानना है कि प्रदेश के पास सिर्फ पर्यटन है और हाइड्रो है, और हाइड्रो में जो हमारे प्रदेश की हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई भी हमारी सरकार लड़ रही है। पर्यटन में जो चीज़ों का में हमारा हक बनता है वो हम अपना हक लेकर रहेंगे, और ये लड़ाई कानूनी भी लड़ेंगे और राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे।
प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो है जिस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे हम इस आम खबर पर। प्रदीप, वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल मामले में अब कल सुनवाई है, उसी पर सबकी निगाहें हैं, उसी का इंतजार है हाईकोर्ट में आखिर इस मामले में क्या होगा। लेकिन जान सकते हैं प्रदीप, इतने सालों से इस मामले को लेकर चर्चाएं चली आ रही हैं और एक बार फिर से मामला सुर्खियां बटोर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस पर खुद बयान दिया है। जान सकते हैं इस मामले की तफसील क्या है प्रदीप, आखिर ये मामला है क्या पूरा? बिल्कुल, देखिए शिमला से 12 किलोमीटर दूर छराबड़ा है और वहां पर ये वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल जो है इस नाम से है और ये कहते हैं कि अंग्रेजों के समय की ये संपत्ति रही है। लेकिन 1993 में इसमें आग लग गई थी और फिर इसका पुनर्निर्माण करने के लिए कंपनी को इसका ठेका दिया गया था, लेकिन वो कंपनी तय समय पर इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पाई थी। लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट हुई उसके बाद जो ओबराय ग्रुप है इसके अधीन ये होटल आया और इसने लीज पर इस होटल को एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिला था। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि हमें आज तक 22 सालों में लीज मनी के तौर पर 1 रुपए भी नहीं मिला है और 22 साल से लगातार कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। खासतौर 2002 से ये लड़ाई लड़ रही है राज्य सरकार और इस होटल को वापस पाना चाहती है। लेकिन अभी 17 नवंबर को ही हिमाचल सरकार के हक में हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि एग्जीक्यूशन ऑर्डर इसमें पारित हुआ था। हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किए थे और उसके दूसरे ही दिन यानी 18 नवंबर को जो निदेशक हैं टूरिज्म मानसी साई ठाकुर उनको एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हुए और वहां के कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करते हुए इस होटल पर कब्जा करने के लिए टीमों को यहाँ पर भेजा गया छरावड़ा और टीमें वहां पर पहुंची। सुबह लगभग 8 बजे ये प्रक्रिया शुरू हुई थी और शाम तक ये चलती रही। उसमें सबसे पहले जो मैनेजमेंट और राज्य सरकार ने मैनेजमेंट और जो अकाउंट्स है उसको अपने कब्जे में लिया। लेकिन उसी दिन ओबराय ग्रुप कोर्ट में चला गया और फिर ऑर्डर पर जो है स्टे लाया गया और जो ओबराय ग्रुप के वकील थे उनका भी कहना है कि इसमें सरकार ने कब्जा करने के लिए यानी पोजेशन लेने के ऑर्डर नहीं किए थे, केवल एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो थे, तो उसको गलत तरीके से इन्होंने समझा और ये गलत तरीके से कि इलीगल कार्रवाई हुई है। ये तमाम चीजें कोर्ट में अपील तलील का दौर चला और उसके बाद हाईकोर्ट ने उस ऑर्डर पर जो है वो स्टे लगा दिया और ताकि सेम स्टेटस बना रहे। तो जो डे टू डे जो काम है वो जो कंपनी है जो होटल मैनेजमेंट है वही देखेगी और उसके बाद 21 नवंबर की इसमें डेट यानी अगले कल की डेट इसमें पड़ी है, तो अगले कल इसमें आगे की अपीलें दलीलें जो भी राज्य सरकार की तरफ से और जो राय ग्रुप है उसकी तरफ से दी जानी है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि हमने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और इस होटल को अपने कब्जे में लेकर रहेंगे, ये इन्होंने बड़ा दावा यहाँ पर किया है और उन्होंने कहा कि ये प्रदेश की संपदा है और इसको हम लूटने नहीं देंगे और हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला है, यानी लीज मनी जो हमें मिलनी चाहिए थी वो भी हमें नहीं मिली है। तो अब हम इस होटल को अपने अधीन करेंगे और इसमें आने वाले समय में अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट इसको लेकर कल क्या फैसला आता है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से ये दावा है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम राजनीतिक तरीके से भी और कानूनी तरीके से भी लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये वाइल्ड फ्लावर हॉल और शिमला में आप भी जानते हैं कि जो राज्य अतिथि पीटर हॉफ है उससे भी बड़ी प्रॉपर्टी ये है और एक हम कह सकते हैं इस जगह का अपना ही चार्म है, अपनी ही ब्यूटी जो है इस जगह की है। बहुत खूबसूरत ये क्षेत्र है, घने देवदारों से घिरा हुआ ये पूरा क्षेत्र है और ये प्राइवेट कंपनी के अधीन है जबकि ये प्रॉपर्टी राज्य सरकार की है। यानी कल हाईकोर्ट पर सबकी नजर प्रदीप देखते हैं इस पूरे मामले में क्या प्रोसीडिंग्स रहेंगे कोर्ट में। बेहद शुक्रिया आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ हम रुक करेंगे हरियाणा के पलवल में झलकारी बाई देवी जयंती पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जनता को मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित करेंगे। यूनिवर्सिटी में 10 ब्लॉक्स का लोकार्पण भी करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले। अहम खबर दे रहे हैं आपको आज मुख्यमंत्री के हवाले से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल पहुंचेंगे आज और यहाँ यूनिवर्सिटी में 10 ब्लॉक्स का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी उनके साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आज पलवल में झलकारी बाई देवी जयंती के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करें। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। जितेंद्र, आज पलवल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, झलकारी देवी बाई जयंती के मौके पर खास कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यूनिवर्सिटी के 10 ब्लॉक्स का भी शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ मौजूद रहेंगे। कितना अहम है ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम की क्या तफसील है जितेंद्र, जरा तफसील से बताएं।
देखिए बिल्कुल मुमताज, आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल के अंदर मौजूद है, जहां पलवल में एक रैली को लेकर के भी एक कार्यक्रम जो है रखा गया है और पलवल के जो स्थानीय जो नेता है वो इस वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मौजूद रहने वाले हैं। झलकारी बाई देवी की जयंती को लेकर के भी जो कार्यक्रम है वो रखा गया था, किस तरीके से 1857 की क्रांति में उनका योगदान जो है वो रहा, झांसी की रानी के तौर पर ही किस तरीके से उनकी जो भूमिका है वो बहु देखने के लिए मिली थी, उसको भी जो है याद करने का काम आज पलवल के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल करने वाले हैं। और इसी तरीके से यूनिवर्सिटी के भी 10 ब्लॉक्स का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से पलवल के अंदर ही किया जाना है। यानी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पलवल का जो दौरा है वो रहने वाला है और पलवल में इन तमाम कार्यक्रमों के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करने वाले हैं। जी जाहिर है काफी अहम प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री आज यहाँ मौजूद रहेंगे। जितेंद्र, जान सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में ब्लॉक्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री करने वाले हैं, क्या उसको इनहैंस किया गया है, उसको एक्सपेंड किया गया है? देखिए बिल्कुल तमाम जो कार्यक्रम है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के ब्लॉक्स को एक्सटेंशन करने को लेकर के हो, क्योंकि ब्लॉक्स उसके अंदर जो नए तैयार किए गए हैं, किस तरीके के ब्लॉक्स हैं और अब किस तरीके से जो यूनिवर्सिटी में इनका जो फायदा है वो मिलने जा रहा है, इन तमाम विषयों के बारे में जहां एक रैली के माध्यम से भी जो जानकारी है वो दी जाएगी, तो वहीं झलकारी बाई देवी की जयंती को लेकर के भी यहाँ पर उनको याद करने का, उनके किस तरीके का उनका बलिदान रहा, किस तरीके से जो है भूमिका रही, उसको भी याद करने का काम किया जाएगा। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, गुजारिश है आपसे चंद अहम खबरों पर और आपसे तफसील लेंगे। चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को। हरियाणा में जहरीली शराब के मामले में अहम खबर है। आबकारी एवं कराधान और जीएसटी विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश भर के गोदामों में 75,000 शराब की पेटियां कम मिली है। यहाँ स्टॉक रिकॉर्ड में बड़ा अंतर मिला है। अब ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शराब ठेकों के गोदामों में जांच के लिए 116 टीमें लगाई गई थी। हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर हमें तमाम तफसील देंगे। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र, जहरीली शराब कांड, जब ये पूरा मामला यमुनानगर में सामने आया, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसके बाद आबकारी, कराधान और जीएसटी विभाग काफी संगीन नजर आया इस पूरे मामले पर। और अब जब रिकॉर्ड्स को खंगाला गया है तो प्रदेश भर के गोदामों में 75,000 शराब की पेटियां कम मिली है। इस स्टॉक डिफरेंस को लेकर बड़ी कार्रवाई हो सकती है बताया जा रहा है। पूरा मामला तफसील से बताएं जितेंद्र। देखिए बिल्कुल आपने ठीक जिक्र किया मुमताज, क्योंकि ये पूरा मामला जो है तभी उजागर हुआ था जब प्रदेश के अंदर यमुनानगर में जहरीली शराब से 20 से अधिक लोगों की मौत का मामला सामने आया था। इसको लेकर के जहां पुलिस विभाग की तरफ से जो जांच है वो की जा रही है, तो वहीं एक्साइज विभाग की तरफ से इस प्रकार की घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो और तमाम जो स्टॉक्स है वो पूरे प्रदेश के अंदर जांच किया जाए, इसको लेकर के एक अभियान चलाया गया था। एक बड़ी टीम 100 लोगों से भी अधिक, 100 अधिकारियों से भी अधिक की एक टीम जो है इसको लेकर के तैयार की गई थी, जिसने पूरे प्रदेश भर के जो ठेके हैं वहां पर इसको लेकर के जांच की गई थी और सैंपलिंग को लेकर के भी जो प्रक्रिया है इसको लेकर भी बात कही जा रही थी। 75,000 जो पेटियां हैं शराब की वो कम बताई गई हैं और इनमें देशी शराब की पेटियां भी हैं, अंग्रेजी शराब की पेटियां भी, जो कि कम है। और अगर कहीं बड़ा डिफरेंस मिला है तो ऐसी स्थिति में ठेकेदारों पर भी अब नकेल कसने का काम एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से इसको लेकर किया जाएगा, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर अगर शराब की पेटियां कम होती है तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है इसमें किसी तरीके की जो है धांधली को लेकर के, और इसको लेकर जब विस्तृत जांच होगी तो तमाम तथ्य भी सामने आ पाएंगे। क्योंकि अगर अधिकृत ठेकों पर इस तरीके से अगर शराब की पेटियां इतनी बड़ी तादाद में अगर कम मिलती है तो कार्रवाई भी बनती है, और अब किस तरीके से इस पर कार्रवाई की जाएगी और किस तरीके से आने वाले समय में नकेल कसने का काम किया जाएगा, ये तमाम अब इस पूरी जांच के बाद जो तथ्य निकल करके आए हैं, आंकड़े निकल करके आए हैं, उनके आधार पर अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जा रही है। जी जितेंद्र, हरियाणा के हवाले से ये एक और बेहद अहम खबर है, हम वो भी अपने दर्शकों को बताएंगे, फिर आपका रुख करेंगे। आपसे गुजारिश है चंद लम्हे और आप हमारे साथ बने रहें। हरियाणा पुलिस में 272 आईयूज पर कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने गृह विभाग को भेज दी। डीजीपी ने गृह महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएस एन प्रसाद को रिपोर्ट सौंप दी है। अब मुख्य सचिव से रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज के पास जाएगी। रिपोर्ट में संबंधित आईयूज की तरफ से
मुकदमे लंबित रखने का उल्लेख किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज पिछले कई दिनों से इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जितेंद्र चौधरी का रुख करें। जितेंद्र, आखिरकार डीजीपी ने ये रिपोर्ट सौंप दी है और अब गृह मंत्री अनिल विज इस मामले में आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर सबकी नजर है। जितेंद्र, देखिए बिल्कुल, क्योंकि 372 आईओज को सस्पेंड करने का यह पूरा मामला था, जिसमें से 100 आईओज को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद 272 जो आईओज रह गए थे, उसको लेकर के एक विस्तृत डिटेल रिपोर्ट गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से मंगवाई गई थी और इस रिपोर्ट के अंदर ये जानकारी मांगी गई थी कि आखिर किन परिस्थितियों में जो है 1 साल से अधिक मामलों को लंबित रखा गया है। यदि अभी निपटा दिया गया है, निपटान कर दिया गया है, तो अभी तक ये मामले क्यों नहीं निपटे थे और इससे पहले ये मामले किन किन आईओज के पास रहे हैं। यानी अगर एक आयु के पास 1 साल से अधिक था तो उससे पहले भी कुछ ऐसे मामले थे जो लंबे समय से लंबित चल रहे थे, क्योंकि आयु बदल जाने के बाद जो मौजूदा आयु है उन पर इसको लेकर के जो कार्रवाई है वो बनती हुई नजर आई है। तो इसकी एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से मंगवाई गई थी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर की तरफ से भी तमाम जो जिलों के प्रमुख पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनको ये कहा गया था कि इस रिपोर्ट को जो है जल्द से जल्द सबमिट किया जाए। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक गृह विभाग को ये रिपोर्ट पहुंच गई है और गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ये पता चल पाएगा कि क्या इन 272 आईओज पर भी अब आगे किसी तरीके का एक्शन देखने के लिए मिलेगा या फिर कोई वार्निंग देखने के लिए मिलेगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण बात जो है उन 272 आईओज के लिए रहने वाली है, जिन्हें इंतजार है इस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद गृह मंत्री की प्रतिक्रिया का। जी शुक्रिया जितेंद्र, आपका इन तीनों अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच हम रुख करेंगे पंजाब का। पंजाब में आज डीसी दफ्तरों का घेराव करेंगे किसान। पराली जलाने पर केस दर्ज करने से भड़के हैं 18 किसान संगठन। जुर्माना और एफआईआर दर्ज होने से खफा हैं किसान। किसानों ने सरकार से फैसला वापस लेने की अपील रखी है और इसी को लेकर ये किसान संगठन अपने अपने इलाके के डीसी दफ्तरों का घेराव करें। इस खबर पर हरसिमरत पॉल मेरी साथी बनी हुई है तमाम अपडेट्स के साथ। हरसिमरत, पंजाब में आज डीसी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा किसान संगठनों की तरफ से। बताया जा रहा है कि तकरीबन 18 किसान संगठन है जो इस कार्रवाई को अमल में लाएंगे। किसान भड़क गए हैं पराली जलाने को लेकर, उन पर जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, जो जुर्माना लगाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि फैसला वापस लिया जाना चाहिए। क्या रणनीति बनाई है किसान संगठनों ने, हरसिमरत? वापस संपर्क करेंगे मेरे साथी हरसिमरत पॉल के साथ। फिलहाल आपको बता दें कि पंजाब में आज डीसी दफ्तरों का घेराव करेंगे किसान। किसान दरअसल बहुत खफा हैं पराली जलाए जाने को लेकर सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों से। जुर्माना लगाया जा रहा है किसानों पर और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है उन तमाम किसानों के खिलाफ जो पराली जला रहे हैं। इसी को लेकर नाराज हैं किसान, खफा हैं और इसी को लेकर किसानों की तरफ से आज पंजाब के अलग अलग जिलों में डीसी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। किसान ये इल्तिजा कर रहे हैं, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए। बहुत अहम खबर दे रहे हैं आपको पंजाब के हवाले से। आज डीसी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा पंजाब में। तकरीबन 18 किसान संगठन इस कार्रवाई को अमल में लेकर आएंगे। किसानों की तरफ से अपील की जा रही है सरकार से कि इस फैसले को वापस लिया जाए। हरसिमरत पॉल मेरे साथी जुड़ चुके हैं मेरे साथ फोन लाइन पर, उन्हीं का रुख करेंगे। हरसिमरत, पराली जलाए जाने को लेकर किसान बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं पंजाब में और आज पंजाब में सभी जिलों में डीसी दफ्तरों का घेराव करेंगे किसान संगठन। इस बात से खफा है कि एफआईआर दर्ज ना हो, जुर्माना भी ना लगाया जाए, इस फैसले को वापस ले सरकार। हरसिमरत, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पंजाब के जो किसान और मजदूर संघर्ष शिक्षक समिति है, इनकी तरफ से आज 18 जथेबंदियों की तरफ से पंजाब में जगह जगह पर जाकर जिलों में डीसी दफ्तरों को घेरने का एक प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा था कि पंजाब में पराली के जो मामले हैं वो सामने आ रहे थे, उनको लेकर के जुर्माना जो है, मोटा जुर्माना लगाया गया है किसानों को लेकर के। तो ऐसे में किसान जो है वो आपस में ही भाईचारे की बात करते हुए उनका कहना है कि हमसे अभी तक सरकार जो है वो करोड़ों में जो जुर्माना है वो वसूल चुकी है। तो ऐसे में
सरकार को कदम उठाने चाहिए कि पराली जो है उसका निष्पादन कहीं पर किया जा सके, वो किसी तरीके से उन्हें जो है पराली के लिए या तो कुछ हथियार या फिर जो मशीनें हैं वो उपलब्ध करवाई जाए। पर ऐसे में जुर्माना करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उससे ज्यादा प्रदूषण होता है। दूसरी बात अगर की जाए तो आज डीसी दफ्तरों को घेराव करेंगे और साथ ही साथ जो है आपको ये बताएं कि तकरीबन 1000 से ज्यादा केसेस जो है वो रजिस्टर हुए हैं पंजाब में पराली को लेकर के, और तकरीबन 60,000 किसानों पर जो है वो जुर्माना लगाया गया है। और तकरीबन ये जो जुर्माना है 1,65,00,000 का बताया जा रहा है कि अभी तक जो है वो लगाया गया है। तो ऐसे में काफी जो किसान है वो नाराज हैं और कह रहे हैं कि पराली को रोकथाम करके सरकार जो कार्य कर रही है वो अभी पूरे नहीं है, यानी कि अभी और जो चीजें हैं वो उनको चाहिए। और इसी तरह से अगर जुर्माना लगता रहा तो बाकी जगह पर भी डीसी दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर पर तमाम अहम अपडेट देने के लिए। तो आज पंजाब में डीसी दफ्तरों का घेराव करेंगे किसान। नाराज हैं इस बात से कि जुर्माना लगाया जा रहा है किसानों के खिलाफ पराली जलाए जाने पर और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मैं अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूं कि तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें।